नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देरखास। आप लोगों का जो पीएटी का सीरीज चल रहा है सफलता बैच, उसके अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। बेटा, हम लोग आज पढ़ रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, जिसको हम बोलते हैं अनुवांशिकी। उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके 20 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में लगाए थे। उसके आगे के क्वेश्चन जो है आज की इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे। उससे पहले ये मोटिवेशनल लाइन आप लोगों के लिए जो आपके अंदर जोश पैदा करेंगी, आने वाले एग्जाम को लेके मोटिवेट करेंगी। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। बेटा, आप लोगों को ठानना पड़ता है कि हमको ये एग्जाम निकालना है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना। आपको पता है चिड़िया कितना प्यारा आशियाना बनाती है। आज के इंजीनियर्स भी उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर सकते जिस तरीके से एक चिड़िया अपने घोंसले को बनाती है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना होता है। आराम आराम से पढ़ना होता है बेटा जब एग्जाम्स निकलते हैं। एक दिन में सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। आराम आराम से पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में कछुए जीतते हैं खरगोश की बजाय। एक दिन दौड़े फिर 5 दिन आराम किया, ऐसे लोगों की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो प्लांट ब्रीडिंग के इस चैप्टर में आपकी जो है हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारे 20 क्वेश्चन इसकी जो है कंप्लीट कर चुके थे। उसके आगे 21 से स्टार्ट हमको आज करना है। ठीक है, बाकी आप लोगों ने वो वीडियो देखा कि नहीं देखा, ये कमेंट में आप मेरे को पहले ही बता दो, जिससे मेरे को पता रहे कि आपने पिछला वीडियो देख लिया या नहीं देखा है। ठीक है, तो 21वां क्वेश्चन यानी कि आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पौधे में गुणसूत्र संख्या बढ़ाई जा सकती है, यानी कि क्रोमोसोम्स नंबर इस प्लांट कैन बी इंक्रीज बाय। जो प्लांट है उसके अंदर क्रोमोसोम्स नंबर जो है, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। वो किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है वो देखिए जरा, है ना। कल्चीशियन उपचार द्वारा, जिसको हम बाय कल्चीशियन ट्रीटमेंट बोलते हैं, उसके द्वारा। ऊष्मा उपचार द्वारा, बाय हीटिंग ट्रीटमेंट के द्वारा। हार्मोन उपचार के द्वारा, बाय हार्मोन ट्रीटमेंट के द्वारा। इनको अन्य उपजातियों से प्रजनन करा के, बाय ब्रीडिंग देम विद द वाइल्ड, जो वाइल्ड यानी जंगली प्रजातियां, बान्य है ना, बान्य यानी कि वाइल्ड जो वेराइटीज होते हैं उनके साथ क्रॉस करवा के इनके अंदर हम जो है क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, तो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। ये आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉल्चीसिन उपचार जो होता है, कॉल्चीसिन ट्रीटमेंट जो होता है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्लांट के अंदर जो है जेनेटिक्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है एकल संकरण। बेटा, बहुत सारे बच्चों का शिकायत आया था मेरे पास, स्पेशली जब मैंने कुछ क्वेश्चन डाले थे फिजिक्स के, कि सर आप ऑप्शन हिंदी में भी लेके आइए और इंग्लिश में भी लेके आइए। बेटा, तो ये कॉमन ऑप्शन है ना, इधर भी है इधर भी है, टेंशन मत लेना, मैं आपको प्रॉपर एक चीज बताऊंगा। ठीक है, एकल संकरण है ना, एकल संकरण है, सिंगल हाइब्रिडाइजेशन है। इनमें से कौन सा सिंगल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आता है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आप लोगों के पास, दो पर परागत प्रजातियों के बीच संकरण। दो पर यानी कि क्रॉस, पॉलिनेटेड जो ब्रीड होती हैं उनके बीच में क्रॉस कराना। इसके अलावा दो अनता प्रजातियों के बीच, एक जैसी प्रजातियों के बीच क्रॉस करवाना। ठीक है, इसके अलावा अंता प्रजाति तथा प्रजाति के बीच संकरण करवाना। अगला है संकर तथा प्रजाति के बीच में संकरण करवाना। इसका ऑप्शन हो सकता है ना। अब इंग्लिश में देख लेते हैं, क्रॉस बिटवीन टू क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज जो होती हैं उनके अंदर, क्रॉस बिटवीन टू इंटर स्पीसीज के बीच में, मतलब उसी जाति के बीच में, है ना। क्रॉस बिटवीन एन इंटर स्पीसीज एंड अ स्पीसीज, उनके अंदर क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड एंड अ स्पीसीज। तो इसका आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि क्रॉस बिटवीन टू इंटर स्पीसीज, दो अंतः प्रजातियों के बीच संकरण को ही हम क्या बोलते हैं, सिंगल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, दो अंतः प्रजातियों के बीच के संकरण को। इसको डायरेक्ट याद रखना है बेटा, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न आप लोगों के पास है, पपाया इज आ, पपीता है, पपीता क्या है,
उभयलिंगी है ना, एकलिंग श्री है, अभिनो उभय पुलिंगी है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो बेटा मुझे बताइए, उभयलिंगी आप लोग जानते हैं, एकलिंगी बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुलर और मल्टीसेक्सुलर आप लोग जानते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि जो है ये क्या है, यूनिसेक्सुअल है। कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी है, मतलब एक पौधे में मेल होगा और दूसरे पौधे में फीमेल होगा, एक ही पौधे में मेल फीमेल नहीं होता है। इसलिए आप हमेशा याद रखना कि जब पपीते की खेती की जाती है तो पपीते की खेती करते समय, पपीते की खेती करते समय उसमें जो पेड़ लगाए जाते हैं वो उसमें कुछ पेड़ अलग से यहाँ पे लगाए जाते हैं जिनके अंदर फल नहीं लगते हैं, वो भी पेड़ लगाए जाते हैं पपीता के खेत में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, दो जीनों के स्वतंत्र अवयव के परिणाम स्वरूप परीक्षार्थी संकरण संततियों में अनुपात, द रेशियो ऑफ टेस्ट क्रॉस प्रोगेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम इंडिपेंडेंट सिलेक्शन ऑफ टू जीन्स, है ना। तो इसका आंसर जो है ये लाएगा आप लोगों का ए, यानी कि रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1। बेटा हमने 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे ना पिछली वीडियो में, कोई बात नहीं, इसमें एक्स्ट्रा दोबारा से 5 हो गए, बाकी 25 में इसमें आप लोगों को अभी करवा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, बस पढ़ते जाइए आप, है ना। मेंडल का शोध पत्र किस सन में प्रकाशित हुआ था, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये कल ही बता दूंगा आप लोगों को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल साहब का जो शोध पत्र था वो किस सन में प्रकाशित हुआ था, मेंडल का शोध पत्र किस सन में आया था, इन विच ईयर वाज मेंडल रिसर्च पेपर पब्लिश्ड। तो मेंडल साहब ना जब वो जीवित थे ना तो वो रिसर्च करके चले गए, वो चले गए, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद में जाके जो है उनका जो है रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, वो हुआ 1866 में। कब हुआ, 1866 में पब्लिश हुआ। इन डेट को मैं भी कभी कभार भूल जाता हूँ, आप लोग ध्यान रखें इनको ना भूलें, इसलिए मैं सामने ऑप्शन अपनी बुक लेके बैठता हूँ, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से आप लोगों के नए क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ये 5 क्वेश्चन हम पहले कल भी पढ़ चुके थे, फिर भी अच्छी बात है हमने रिपीट करें, है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, जेनेटिक्स के जन्मदाता है, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो सबको पता है मेंडल साहब हैं, अब इसमें हिंदी इंग्लिश करने का कोई मतलब नहीं है ना, मेंडल को हिंदी में भी मेंडल बोलते हैं और इंग्लिश में भी मेंडल ही बोलते हैं। तो जो जेनेटिक्स के जन्मदाता यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो कौन है, मेंडल साहब है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं जिसको टेटिकम एस्टिवम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेटिकम एस्टिवम में गुणसूत्र होते हैं ना, तो एस्टिवम, यहाँ पे मैरीगोल्ड गेंदा होना चाहिए था, नहीं नहीं टेटिकम एस्टिवम है तो गेंदा नहीं, गेहूं ही होगा, क्या होगा, गेहूं, वीट, क्या होगा, वीट। जो वीट होता है टेटिकम एस्टिवम उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, जल्दी से बताइए कि वीट के अंदर क्रोमोसोम नंबर्स की संख्या कितनी होती है, तो ये सबको पता है 42 होती है, कितनी होती है, 42, 42, ये करेक्ट आंसर, गेहूं में ही 42 होते हैं। तो ये गेंदुआ मत कर लेना, इसको गेहूं ही रहने देना ना, गेहूं क्या होता है, गेहूं होता है। जब पिता एवं पितृक एवं संतति के बीच क्रॉस कराते हैं तो इसे क्या कहते हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भैया। When a cross is made between parents and offspring is called एकल संकरण, है ना, द्वि संकरण, बैक क्रॉस, इसके अलावा रेसिप्रोकल। तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना ही चाहिए कि ये बैक क्रॉस क्या होता है, बैंक नहीं बैक, इसको बैक बोलते हैं, बैक, बैंक लिखा आ जाए गलती से कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे बैक लगाना, बैक है ना, पीछे वाला। क्या होता क्या है, जैसे मानिए यहाँ पे दो आपने क्रॉस करवाया, यहाँ से एक जाति थी आपने क्रॉस करवाया तो यहाँ एक ऑफस्प्रिंग आया, यहाँ पे दूसरा ऑफस्प्रिंग आया। अगर यहाँ पे एक मेल था और एक फीमेल थी, अब यहाँ पे मान लीजिए मेल बना और यहाँ पे मान लीजिए फीमेल बनी, तो अब इस मेल का आपने इस फीमेल के साथ क्रॉस करवा दिया या इस फीमेल का आपने इस मेल के साथ क्रॉस करवा दिया, तो ये कहलाएगा बैक क्रॉस, क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विसंकरण फिनोटाइप अनुपात है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायोराइट फिनोटाइप रेशियो, है ना, द्विसंकरण जो होता है फिनोटाइप रेशियो होता है वो कौन सा है, ये पूछा है हमसे। तो इसका आंसर है बी, 9331, क्या है, 9331 इज अ करेक्ट आंसर है। इनकी जो रेशियो इसमें आ रहे हैं ना, आपने देखे 4-5 क्वेश्चन रेशियो से आ गए, तो उन रेशियोस को अपने पास अच्छे तरीके से रखना है क्योंकि रेशियो से क्वेश्चन बनता है बेटा, और वहां भूल जाते हैं कौन सा रेशियो क्या है, सिंपल सी बात है, ह्यूमन नेचर है बेटा, भूल ही जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर हम पढ़ते बहुत है लेकिन याद कम रहता है, बेटा इंसान हो, भूल जाते हैं, क्या दिक्कत है, दिक्कत तब है तब आप भूल ही नहीं रहे, कोई चीज आपको याद हो गई भूल ही नहीं रहे,
कोई आपको छोड़कर चला गया था, आज भी आप उसी के उसमें रो रहे हैं, भूल ही नहीं रहे चीजों को। बेटा भूल जाना एक इंसान का नेचर है, अच्छी बात है। अगर आप सोचिए आप बचपन से अब तक कुछ भी नहीं भूलते तो आप तो पागल हो जाते, दिमाग के में हट जाता आपका दिमाग, ठीक है ना। तो भूल जाना एक अच्छी बात होती है। अब ये बात है कि दिमाग को ये बताइए कौन सी चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने उसको ये बता दिया कि कौन सी चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो दिमाग उस चीज को पकड़ के रखेगा। अब वो पता कैसे करता है कि कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है और कौन सी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप मुझे बताइए, क्या आप अपने दोस्त का नाम भूले? नहीं भूले ना, क्योंकि आप उसका नाम बार बार ले रहे हैं। तो पढ़ाई का भी यही है, जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है उन चीजों को बार बार रिपीट करिए, और जितनी ज्यादा रिपीट करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए काम आने वाली है वो चीज। उसी तरीके से दिमाग कैप्चर कर लेता है उन चीजों को कि भैया ये बार बार इन चीजों को रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये चीज क्या है, इम्पोर्टेंट है, और उसको याद रखता है। ठीक है, तो भूल जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, तो अब जो हमारा नया क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी संगम विधि सम्मिश्र में शग युग्म जाला शीघ्रता से लगी। Which of the following mating methods will bring about conjugation in the population faster? है ना। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा सी, स्वयं निषेचन। क्या होती है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन, है ना। कौन सी विधि जो है वो शीघ्रता में लगी, तो शीघ्रता में लाई जा सकती है वो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो होती है वो। ठीक है, अगला है एक स्वपरागित फसल है, इट इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। आपके पास गेहूं है, गेहूं को हम व्हीट बोलते हैं, मक्का है मेज बोलते हैं, बाजरा है मिल्ट्स बोलते हैं, इसके अलावा कपास है, इसको हम कॉटन बोलते हैं। तो इनमें से सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप कौन सी है? मक्का आप लोगों को पता है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, आपसे पूछ रहे हैं सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप कौन सी है। तो इसमें गेहूं है, वो सेल्फ पॉलिनेटेड है। गेहूं की खेत में आपने देखा होगा ऐसा गेहूं का पौधा है जिसमें फूल ही नहीं लग रहा है, फल ही नहीं लग रहा है, ऐसा कोई पौधा नहीं होता है। तो स्वपरागित जो फसल है वो कौन सी है? इट इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। तो वो कौन सी है? गेहूं है। जबकि आप मक्का आप लोगों को पता है, मैंने कल बताया था क्रॉस है, क्रॉस पॉलिनेटेड है, बाजरा भी क्रॉस पॉलिनेटेड है, इसके अलावा कपास है वो भी क्रॉस पॉलिनेटेड है, इसलिए हमारा सही आंसर है गेहूं यानी कि व्हीट। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि जब एक लाल फूल वाले लंबे पौधे को सफेद फूल वाले बौने पौधे से संकरित किया जाए तो F1 में सभी पौधे लाल फूल वाले होंगे, लेकिन स्वनिषेचन के बाद F2 में अनुपात होगा। When a 12 red flowers plant is crossed with a drop, मतलब बोना ड्राफ with white flower plants, then all plants in F1 will be red flowered plants, but after some cell pollination the ratio F2 will be। मतलब भैया उन्होंने बोला कि F1 में सभी पौधे लाल फूल वाले पौधे होंगे, लेकिन स्वनिषेचन के बाद F2 में अनुपात होगा। F2 में क्या अनुपात होने वाला है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये 32 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट में बताएंगे। तो इसका आंसर आएगा, आप लोगों को पता है, जो मैंने पहले ऊपर ही बता चुका हूं आपको, 9331। कौन सा आएगा? 9331। F2 जनरेशन में हमेशा रेशियो 9331 में ही आता है। शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत को दिया, गिवन द थ्योरी ऑफ प्योर डिसेंडेंस जो होता है ना, शुद्ध वंशक्रम, उसके सिद्धांत को किसने दिया था? तो जॉनसन ने दिया, मेंडल साहब ने दिया, डी वेरिस ने दिया, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, या इनमें से नन ऑफ दीज किसी ने भी नहीं दिया। तो इसका आंसर तो आप लोग जो है कमेंट में आसानी से बता सकते हैं। तो इसका आंसर है जॉनसन। क्या है? जॉनसन। क्योंकि जेनेटिक्स में दो ही तो साइंटिस्ट हुए हैं जिनको हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं, वो एक है मेंडल साहब और दूसरे हैं जॉनसन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि संकरण से उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं? व्हाट इज द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड? तो संकर, सीधी सी बात है। क्या बोलेंगे इसको? संकर बोलेंगे, हाइब्रिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन से पैदा होते हैं उनको हाइब्रिड बोलते हैं, हाइब्रिड। ठीक है ना, हाइब्रिड। तो आपको पता ना हाइब्रिड बीज लेके आते हैं, संकर वैरायटीज लेके आते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू पैदा होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, कैंसर कारक जीन है, वेरी इंपोर्टेंट है ना। अब इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है, सेम ही नाम होते हैं। तो कैंसर कारक जीन है, कैंसर क्यूजिंग जीन आर, किस जीन की वजह से कैंसर होती है उसका नाम बताना है। और ये मानिए अब ये क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार देखने को मिलेगा। तो इन जीन को हम बोलते हैं ओंका जीन। क्या बोलते हैं?
ऑन्काजीन जो होते हैं ना, ये कैंसर कारक जीन होते हैं, इनको इसी नाम से याद रखा जाता है, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, ठीक है, ऑन्काजीन। अगला क्वेश्चन है एबीओ। एबीओ रक्त समूह आधारित है। एबीओ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन, बेटा याद रखिए, जैसे मेरा ब्लड जो है वो पॉजिटिव है, तो आपका ब्लड जो भी होगा, किसी का ए पॉजिटिव होगा, किसी का बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव होगा, किसी का ओ नेगेटिव हो सकता है ना। तो आप लोगों के जो ब्लड ग्रुप्स जो है बने हुए हैं, वो ब्लड ग्रुप्स जो है वो किस पे बेस्ड हैं? क्या वो सहप्रभाविता पे यानी कि कोडोमिनेंस पे बेस्ड है? इसके अलावा अपूर्ण प्रभाविता पर यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर बेस्ड है? प्रबलता यानी कि डोमिनेंस पे बेस्ड है? या मल्टीपल एलाइक जो होते हैं बहुविकल्पता, उस पे बेस्ड है? किस पे बेस्ड होता है हमारा जो ब्लड सिस्टम है, जिसको हम एबीओ ब्लड सिस्टम के नाम से जानते हैं? तो ये बहुविकल्पता पर डिपेंड होता है। किस पे होता है? बहुविकल्पता यानी कि मल्टीपल एलाइलिक जो होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन, बहुविकल्पता की वजह से इसको एबीओ ग्रुप में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि मेंडल के द्वितीय नियम का नियम है। द रूल ऑफ मेंडल सेकेंड लॉ इज, तो मेंडल का सेकेंड लॉ कौन सा है, द्वितीय नियम कौन सा है? तो स्वतंत्र अवयव यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ है, सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का लॉ है, प्रभाविता यानी कि डोमिनेंस का लॉ है, या फिर पॉलीजेनिक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का लॉ है? इनमें से कौन सा लॉ जो है वो मेंडल साहब का सेकेंड लॉ है? सेकेंड लॉ कौन सा है ये बताना है। तो आपको सबको पता है स्वतंत्र अवयव जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन? स्वतंत्र अवयव यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है, वही मेंडल साहब का क्या है? सेकेंड लॉ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि यदि एक पुष्प का पराग दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है, जो कि एक ही पौधे के भाग हैं, वह है। यदि एक पुष्प का पराग दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है, जो कि एक ही पुष्प के भाग हैं, यह है। यह क्या है? इफ pollen from one flower falls on the stigma of another flower which is part of the same plant it is, मतलब एक ही प्लांट में दो फूल लगे हुए हैं, उसके एक पॉलन जो है दूसरे जो फीमेल पार्ट है उसके स्टिग्मा पर जाके गिर जाता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, ये कौन सा पॉलिनेशन कहलाता है? आप इसको बताइए जरा। ये आप लोगों को नीचे इंग्लिश में ऑप्शन दिख रहे होंगे ये वाले, और ये वाले आप लोगों को हिंदी में ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को आना ही चाहिए, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। देखो ये इसका आंसर आएगा डी, कि आनुवांशिक रूप से सह परागण है, किंतु परिस्थितिक रूप से ये कैसा है? पर परागण है। बात को समझना, क्या है ये? जेनेटिकली सेल पॉलिनेशन। जेनेटिकली तो क्या है ये? सेल पॉलिनेशन है, क्योंकि एक ही प्लांट पे है। बट एक इकोलॉजिकली जो अगर आप देखोगे, इकोलॉजिकल क्या है? ये क्रॉस पॉलिनेशन है। तो बेसिकली हम इसको सेल पॉलिनेशन में ही काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूरा डिटेल में पूछा है तो इसका आंसर जाएगा डी के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि इनमें से मानव निर्मित धान है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड ग्रेन? इनमें से कौन सा मानव निर्मित जो है वो धान या जो ग्रेन है वो है? बताइए जरा। तो ट्रिटिकेल, गन्ना, गेहूं, चावल, इसका आंसर देना है आप लोगों को। कौन सा है? मैन मेड है, तो ट्रिटिकेल जो है वो मैन मेड है। इसके ऊपर एक बहुत पहले ही मैं एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ कि ट्रिटिकेल इज अ मैन मेड व्हीट है, तो आपको उसको आपको पता होना चाहिए। एक जंगली गेहूं होता है जिसको हम राई बोलते हैं, है ना। राई नहीं होता, वो गेहूं ही होता है, उसको राई के नाम से हम जानते हैं उसका। और जो हमारा टेटिकम एस्टियम है, उन दोनों के बीच क्रॉस करा के इसको बनाया गया था। एकमात्र मैन मेड गेहूं है ये। कौन सा? टेटिकेल, गन्ना, गेहूं और चावल में से ये आपको टेटिकेल ऑप्शन देना है, ठीक है। बेसिकली वो काउंट काय में होगा? व्हीट में ही काउंट होता है। निम्नलिखित में से बहुगुणता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीप्लिकेटिव, है ना। तो निम्नलिखित में से बहुगुणता किस में है? केला में बहुगुणता होती है, गेहूं में बहुगुणता होती है, रेफिनोब्रेशिका जो होती है उसके अंदर बहुगुणता होती है, उपरोक्त सभी। तो आपको इसका आंसर देना है कि किसके अंदर जो है बहुगुणता होती है। तो मैं अगर बात करूं तो इसमें से ऑल ऑफ दीज आनी चाहिए ना। मल्टीप्लिकेटिव जो होते हैं वो सभी होते हैं, केला भी होता है, गेहूं भी होता है। रेफिनो ब्रेशिका जो है ब्रेशिका फैमिली यानी कि मस्टर्ड फैमिली का एक सदस्य है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इसके अंदर आना चाहिए ऑप्शन, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। मेंडल के स्वतंत्र अवयव के नियम को सत्यापित करता है। अब वो बता है कि
जो इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट का जो लॉ है वो सेकंड लॉ ऑफ मेंडल है, तो उसको वेरीफाई मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसको कौन करता है? क्या इसको एक संकर क्रॉस वेरीफाई करता है जिसको अपन बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दो ही संकर क्रॉस इसको डिवाइड करता है जिसको बोलते हैं डी हाइब्रिड क्रॉस, बैक संकरण जिसको बैंक नहीं ये बैक है ना, अभी ये बैक क्रॉस करता है, या बहुगुणिता जिसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइड, ये इसको वेरीफाई कर रहा होता है। तो कौन इसको वेरीफाई करता है? तो सबको पता है दो ही संकरण इसको वेरीफाई कर रहा होता है। कौन करता है? वेरीफाई दो ही, यानी कि डी हाइब्रिड क्रॉस जो है इसको वेरीफाई कर रहा होता है किसको? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। नियम सेकंड लॉ ऑफ मेंडल। मक्का में संकर ओस का समुपयोजन किसके द्वारा किया जाता है? हाइब्रिड विगोर इज इन मेज इज यूटिलाइज्ड बाय, किसके द्वारा यूटिलाइज किया जाता है? तो बीजों में डीएनए का प्रवेदक करके अंतः प्रजनन किए गए दो जनक वंशक्रमों में प्रशिक्षण करके सर्वाधिक उत्पादनशील पौधों के बीज प्राप्त करके उत्परिवर्तनों का प्रेरण करके। तो इसका जो आंसर है ना बेटा वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। और मैं ऑप्शन नंबर बी को बताता हूँ क्या है कि अंतः प्रजनन किए गए दो जनक वंशक्रमों में प्रसंकरण करके, मतलब पहले दो एक ही फैमिली के जो जनक होते हैं उनके बीच में क्रॉस करा के उनके जो प्रसंकरण निकल के आते हैं उनके बीच में जो है कराया जाता है, उसको हाइब्रिड बेगोर यानी कि संकर ओज का संयोजन इसको बोलते हैं, वो कराया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि आलू एवं टमाटर के हाइब्रिड क्या कहलाते हैं? आलू एवं टमाटर के हाइब्रिड क्या कहलाते हैं? तो व्हाट आर द हाइब्रिड ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो कॉल्ड? तो अगर आपने टमाटर और आलू इन दोनों का हाइब्रिड करके बनाया तो वो क्या कहलाएगा? टोमेटो कहलाएगा, पोमेटो कहलाएगा, पोटेमेटो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? जल्दी बताइए। ये तो बताया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों को पहले बता चुके हैं। इसका आंसर होगा बी, पोमेटो कहलाएगा। हिंदी इंग्लिश में भी पोमेटो ही कहलाता है। अब मुझे आप कमेंट के अंदर बताइए कि आलू प्लस बैगन इन दोनों का हाइब्रिड क्या कहलाएगा? तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, पोमेटो, टोमेटो, ब्रोमेटो और नन ऑफ दिस। कौन इसके अंदर आएगा आप उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि मेंडल ने मटर के फल के कितने गुणों पर अध्ययन किया? मेंडल ने मटर के फल के कितने गुणों पर अध्ययन किया? तो ये आप लोगों को पता है 7। हाउ मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ पी फूड डिड मेंडल्स स्टडी? तो वो है क्या है? 7। ध्यान से आप लोगों ने 12th क्लास में ये पढ़ा होगा कि मेंडल साहब ने कैसे कैसे प्लांटों पे जो है एक्सपेरिमेंट किया। तो एक लंबा पौधा लिया मटर का, एक बौना पौधा लिया, तो ये एक गुण हो गया उसका। फिर उन्होंने क्या किया, एक का पिंक फूल था, एक का व्हाइट फूल लिया, उसको लिया, तो ये सेकंड हो गया। एक के अंदर येलो कलर की पॉट बंधी थी, एक के अंदर व्हाइट कलर की पॉट बंधी थी, पीली फली और सफेद फली बंधी थी, एक ये हो गया। तो ऐसे 7 गुणों, कितने गुण थे? 7 गुणों के वाले जो प्लांट होते हैं उन गुणों पर उन्होंने क्या करा? स्टडी करी। अब बहुत शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि एक स्पीशीज में गुणसूत्रों की संख्या 2n14 है, दूसरे नजदीकी स्पीशीज में गुणसूत्रों की संख्या 2n12 है। इन दोनों स्पीशीज से उत्पन्न एलोटोप्लॉइड में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? समझिए बात को कि एक जो है स्पीशीज है उसके अंदर 14 गुणसूत्र हैं, दूसरी स्पीशीज है उसके अंदर 12 हैं। इन दोनों को आपस में क्रॉस कराएं तो जो बनने वाली स्पीशीज होगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? One species has the chromosomes number of 2n is 14. Another nearby species has a chromosome number of 2n is 12. What would be the chromosomes number of n allotriploids जो होते हैं ना, allotriploids produced from these two species, उनके द्वारा जो प्राप्त होने वाली allotriploids होगी उसके अंदर कितने जो हैं गुणसूत्र बन रहे होंगे? तो ये आंसर आएगा आप लोगों का 26। कितने बनेंगे इसमें? 26 बनेंगे, क्योंकि इसमें 28 है और इसमें 24 है। तो 28 और 24 के बीच में जो आएगा वो 26 है, तो इसके अंदर 26 बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, एमल्सिकुलेशन का तात्पर्य क्या है? मतलब एमल्सिकुलेशन मींस, एमल्सिकुलेशन का क्या मतलब होता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। एमल्सिकुलेशन क्या होता है? तो एमल्सिकुलेशन होता है भैया
फटने से पहले पराग कोशों का निकाल देना, है ना, फटने से पहले पराग कोशों का क्या कर देना, निकाल देना, इमल्सिकुलेशन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, इसका है, अच्छा इंग्लिश में ऑप्शन बता देते हैं आप लोगों को। रिमूव ऑफ एंथर बिफोर दे ब्रस्ट, फटने से पहले जो एंथर्स होते हैं उनको क्या कर देना, रिमूव कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि हमारी अधिकांश फसलें हैं, मोस्ट ऑफ आवर क्रॉप्स आर, हमारी अधिकांश फसलें हैं, मोस्ट ऑफ आवर क्रॉप्स आर, तो हमारी जो अधिकांश क्रॉप्स हैं वो कैसी हैं, वो ऑटोपॉलीप्लॉइड्स हैं, हैप्लॉइड्स हैं, एलोपॉलीप्लॉइड्स हैं, हेट्रोप्लॉइड्स हैं। तो अगर हम क्रॉप की बात कर रहे हैं, अभी हम फसलों की बात कर रहे हैं, तो फसलों में अधिकतर जो है वो एलोपॉलीप्लॉइड्स होती हैं। कैसी होती हैं क्रॉप्स, अधिकतर जो है वो एलोपॉलीप्लॉइड्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि बहुगुणता पॉलीप्लॉइड्स उत्पन्न होते हैं, पॉलीप्लॉइड्स आर फ्रॉम, तो पॉलीप्लॉइड्स कहां से उत्पन्न होते हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है, तो उसका ऑप्शन आएगा बी, कल्चेशन, वाई कल्चेशन, कल्चेशन जो होता है उसके द्वारा उत्पन्न होते हैं पॉलीप्लॉइड्स। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, एकल संकरण क्रॉस में बैक क्रॉस अनुक्रॉस अनुपात होता है, इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस द बैक क्रॉस टू क्रॉस रेशियो इज, तो बैक क्रॉस के अंदर कितना क्रॉस रेशियो आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये क्वेश्चन है आपका 1:1, क्या होगा, 1:1 होने वाला है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, लेकिन बेहद ही खास क्वेश्चन है कि खच्चर एक संतति है ना, म्यूल्स आर प्रोगेनी, है ना, खच्चर एक संतति है, खच्चर किसकी संतान है, आप लोगों से ये पूछा गया, क्योंकि भगवान ने इस दुनिया में खच्चर नाम की कोई चीज नहीं बनाई थी, ये बाय मिस्टेक उत्पन्न होने वाली एक ब्रीड है खच्चर। तो आप लोगों से पूछा गया है खच्चर किसकी औलाद है, तो नर तथा मादा गधे की, मतलब इसमें नर भी गधा होगा और मादा भी गधा होगी, तो ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगला है गाय तथा बैल की, तो खच्चर का गाय बैल से कोई लेना देना नहीं। अगला ऑप्शन आप लोगों के पास है नर घोड़ा तथा मादा गधा का उत्पन्न होता है, इसके अलावा नर गधा तथा मादा जो घोड़ी होती है उसका होता है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी मैंने आप लोगों को बता दिया, सी और डी में से एक करेक्ट होगा। अब तो आप लोग तुक्का भी लगा सकते हैं, फटाफट जो है कमेंट करिए। तो इसका करेक्ट आंसर है, जो आप सोच भी नहीं सकते, वो है कि इसमें नर जो है वो है कौन है, गधा है, नर कौन है, गधा है, और मादा जो है वो कौन है, घोड़ी है ना, मादा कौन है, घोड़ी है, समझ रहे हैं आप। तो फीमेल इस पे घोड़ी है और जो मेल है वो कौन है, गधा है। जब इन दोनों के बीच क्रॉस होता है, जब इन दोनों के बीच क्रॉस होता है तब वहां पर एक जानवर पैदा होता है जिसका नाम है खच्चर। और खच्चर आप लोग गाली मत देना किसी को, क्योंकि बहुत बुरी गाली हो जाएगी ये, ठीक है। तो गधा ही ठीक है, खच्चर मत देना किसी को, क्योंकि खच्चर एक गजब की गाली हो जाएगी, क्योंकि एक नर मादा और नर जो है गधा है और फीमेल जो है वो घोड़ी है, वो पैदा होती है, खच्चर उसको हम बोलते हैं। उन दोनों का बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, खच्चर बोलते हैं। खच्चर के अंदर एक खासियत यह है कि खच्चर खुद की संतानें पैदा नहीं कर सकता, संतानें पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्रॉस ब्रीड है। आप लोगों को पता होना चाहिए क्रॉस ब्रीड जो होती है वो अपने ऑफ स्प्रिंग्स को पैदा, अपने बच्चों को पैदा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इनके अंदर क्रोमोसोम सही तरीके से काम नहीं करता। आप सोचिए गधा और मादा जो घोड़ा है दोनों की क्रॉस आएंगे वो खराब हो जाएंगे। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। 51 से क्वेश्चन हम कल स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोग बेटा बिना लाइक करे ही चले जाते हैं, ये बहुत गलत बात है। आपको लाइक करके ही जाना वीडियो को। स्पेशली कमेंट भी जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ वो करिए, क्लास कैसी लगी उसके बारे में बताइए, और अपने दोस्तों को वीडियो हमेशा शेयर करना है। जो भी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, जो भी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करना ही है, ठीक है। तो वीडियो में जैसे क्वेश्चन बताए गए हैं, क्वेश्चन को बार बार पढ़ते रहिए और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।